नमस्ते। कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस। ओके। आपने पेपर भेजा था 2010 का, सॉल्व किया? सॉल्व किया या फिर सिर्फ भेजा ही था? नहीं किया? ओके। शुरू करें सॉल्व करना पेपर, ठीक है? और चलते हैं हम। यही सॉल्व करने हैं, यही सॉल्व करने मतलब यही सॉल्व करने हैं मतलब समझी नहीं मैं। पेपर दोनों, जो जून में होता है दिसंबर में होता है, दोनों करने हैं, जून भी दिसंबर भी। हाँ, आपने जून वाला भेजा है ना, दिसंबर भी करना है। 2 बार पेपर होता है ना साल में, तो 2 बार में 2 पेपर होते हैं, 2 शिफ्ट में अलग अलग पेपर, अलग अलग क्वेश्चन। 1 साल के 4 पेपर आपके होंगे, ठीक है? आज बाकी लोग नहीं आए, कहाँ रह गए सब? नोटिफिकेशन गई है क्लास की? क्लास नोटिफिकेशन गई है? यस। चलिए ठीक है, हम पढ़ते हैं और देख लेंगे आगे रिकॉर्डिंग। हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट पर। कल की पीडीएफ मिल गई थी? नोट्स बना लिए सबने? कल मैंने पूरी पीडीएफ भेजी थी। ठीक है, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो कल भी आपको बताया था, जो आपको ज्वाइन करना है, जहाँ पे आपको हर एक नई इंफॉर्मेशन मिलती है, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, जो भी आपके काम की जानकारी है वो सब आपको यहाँ पे दी जाती है। तो ज्वाइन कर ले इस चैनल को। उसके बाद ये हमारे कोर्स हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। 6 महीने का भी है और 1 साल का भी है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। और नोट्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं। और हाँ, एक नया अपडेट आया है फिलर फॉर्म पर। वो अपडेट है कि अभी जल्दी ही आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं नोट्स का, है ना? आपको मिल गई होगी नोटिफिकेशन। तो ऐप को अपडेट किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता ही है नई ऐप लॉन्च हुई है तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अपडेट किया जा रहा है, बस थोड़े ही टाइम में आपको आप पीडीएफ निकाल सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
अभी तक आप नहीं कर पा रहे थे, आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था, लेकिन अभी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है जल्दी ही। तो PYQs विद आंसर और 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। ये मेरा कोड है सरोज10, जिसको आप यूज़ करके, इस कोड को अप्लाई करके अपनी फीस में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। ये हमने कल पढ़ा था और ये सब हमने कल पढ़ लिया है, क्योंकि आपको मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ बस। ये सब हमने कल पढ़ लिया है। ये भी हम पढ़ चुके हैं सब, ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान, प्रोक्ति विज्ञान, हिंदी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भारतीय आर्य भाषा, काल विभाजन, ये भी हम देख चुके हैं। और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत दोनों हम देख चुके हैं। उपनिषद इसमें आता है, वैदिक में पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पाली को आज देखना है ना, यहाँ से देखना है, उपनिषद से। तो पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। उपनिषद वैदिक संस्कृत में, ठीक है, वैदिक संस्कृत हम पढ़ रहे हैं, उसमें उपनिषद है। उपनिषद को देखते हैं क्या है। उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। परंतु इनमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। ईच, केन, काट, प्रश्न, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ऐतरेय और छांदोग्य, तैत्तिरीय, बस ये 2-3, श्वेतर उपनिषद, और ये कौशिक की, कहीं कहीं कैशित की भी मिलता है ये, बस मतलब इनके नाम आपको आएंगे, बस वैसे ही ध्यान रखने हैं आपको। इनके विषय में जो भी थोड़ा बहुत आएगा वो देख लेंगे आगे। आगे चलते हैं हम लौकिक संस्कृत पर। तो ये है लौकिक संस्कृत या फिर संस्कृत। लौकिक संस्कृत को प्राय संस्कृत ही कहा जाता है। संस्कृत का अर्थ है संस्कार की गई या फिर शिष्ट भाषा, है ना। हम बोलते हैं ना संस्कृत, संस्कृति है ये, हमारी कल्चर है ये हमारा, है ना। तो वैसे ही संस्कार मतलब, है ना। तो शिष्टता भी बोल सकते हैं। तो ये शिष्ट भाषा है। वैदिक काल में 3 बोलियां थी, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत या संस्कृत भाषा पश्चिमोत्तर ही बोली का विकसित रूप है। इस पर मध्यवर्ती और पूर्वी बोली का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। संस्कृत नाम पाणिनि के बाद पड़ा। पाणिनि का ग्रंथ देखा था हमने, अष्टाध्यायी। संस्कृत का नाम पाणिनि के बाद पड़ा। पाणिनि ने इसे भाषा कहा है। किसको भाषा कहा है? संस्कृत को। पाणिनि ने किसको भाषा कहा? संस्कृत को। जिससे स्पष्ट होता है कि यह बोलचाल की भाषा थी। साहित्य में भी इसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। हार्नले, वेबर तथा ग्रियर्सन आदि पश्चिमी विद्वानों ने संस्कृत को क्लासिकल संस्कृत नाम देकर उसे केवल साहित्यिक भाषा माना है, जो निराधार है, मतलब उसका कोई आधार नहीं। यास, कात्यायन, पतंजलि आदि ने भी इसे लोक व्यवहार की भाषा माना है। ये पूछा जाता है आपको, पतंजलि ने संस्कृत को क्या कहा? सॉरी, लोक व्यवहार की भाषा। तो इसको आप अपने पास नोट कर लें। पाणिनि ने संस्कृत को, सॉरी, पतंजलि ने संस्कृत को क्या कहा? लोक आधार की भाषा। सॉरी यार, लोक व्यवहार की भाषा। कहाँ है पॉइंटर? पतंजलि ने संस्कृत को लोक व्यवहार की भाषा माना है, ये आपको नोट करना है।
उसके बाद आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं पाली, प्राकृत, अब शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। वैसे हम पीछे देख चुके हैं, बस एक बार हम इसको वो नजर मार रहे हैं। पाली, इसको अभिलेखी प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाली, पाली को प्रथम प्राकृत भी बोलते हैं। सारी भाषाएं प्राकृत, प्राकृत का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल, नेचुरल होता है ना प्राकृत। ठीक है, तो पाली को क्या कहा गया? प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत कहा गया। ध्यान रखना, इस बात को भी पता होना चाहिए आपको। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ईसा पूर्व है ये, 1 ईस्वी तक पाली भाषा को प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। प्राकृत का अर्थ विवादास्पद है। विचार करने से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व तक संस्कृत भाषा जन भाषा और लोक व्यवहार की भाषा थी। इसके 2 रूप थे। कौन कौन से? साहित्यिक और जन भाषा। साहित्यिक भाषा में परिवर्तन बहुत कम होते थे, परंतु जन भाषा या बोलचाल की भाषा में ध्वनि, शब्द आदि की दृष्टि से प्राय परिवर्तन हो जाता था। आज भी जब हम देखते हैं तो जो साहित्यिक भाषा है वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चेंज होती है, लेकिन साहित्यिक भाषा वही रहती है अधिकतर। पर जो हमारी जो जन भाषा है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, वो क्या होती है? चेंज होती रहती है ना, क्योंकि हम हमारे जो बोलचाल के शब्द हैं वो बदलते रहते हैं। ध्वनि, शब्द की दृष्टि से अगर हम देखें तो परिवर्तन हो जाता है। यही जन भाषा संस्कृत से विकसित होते हुए प्रकृतों के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्राकृतिक भाषाओं में संस्कृत भाषा का कहीं तो विकृतीकरण हो गया है और कहीं सरलीकरण। विकृतीकरण क्या होता है? जिसमें खंडन हो गया हो, है ना, खंडित हो गई हो बीच में, उसको कहेंगे विकृतीकरण। और कहीं सरलीकरण हो गया है, कहीं पर आसान हो गई है भाषा और कहीं पर खंडित हो गई है भाषा। गुड इवनिंग मैम जी, मैं लेट हो जाती हूँ, कोई बात नहीं अनुसुईया, अभी 2-3 स्लाइड्स पड़ी हैं पीछे, देख लेना बाद में, है ना। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जन व्यवहारिक भाषा का साहित्यिक रूप संस्कृत कहा गया और बोलचाल की संस्कृत का नाम प्राकृत। इसी आधार पर प्राकृत के सभी व्याकरणों ने संस्कृत को आधार मानकर, ये व्याकरणों नहीं होगा, वैयाकरण होगा। वैयाकरण होता है जो व्याकरण को लिखता है। व्याकरण, ये व्याकरण को लिखने वाला है ना। व्याकरण को लिखने वाले को हम क्या बोलेंगे? वैयाकरण। और और जो व्याकरण है वो आपको पता ही है क्या है ना, ग्रामर, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं। क्या बोल रही हो अनुसुईया? कल का होम नहीं मिलते हैं मतलब? समझी नहीं मैं आपको, थोड़ा सा क्लियर लिखो। तो क्या है? प्राकृत के सभी व्याकरणों ने क्या किया? संस्कृत को आधार मानकर ध्वनि परिवर्तन आदि समझाए हैं। नाट्य शास्त्र की रचयिता भरत मुनि, चतुर्थ शती ईसा पूर्व। ठीक है, इसको आपने याद नहीं रखना है। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये यहां से मैंने काट दिया है, तो यहां पर मैं फिर से लिख देती हूँ वैयाकरण। वैयाकरण, व्याकरण को लिखने वाला। भरत मुनि ने भी यही मत प्रतिपादित किया है कि संस्कृत भाषा के शब्दों का ही विकृत एवं परिवर्तित रूप प्राकृत भाषा है। संस्कृत का ही विकृत और परिवर्तित रूप क्या है? प्राकृत भाषा। अब है पाली। पाली की उत्पत्ति कैसे हुई? व्युत्पत्ति। पाली शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। पाली शब्द के पुराने प्रयोग भाषा के अर्थ में नहीं मिलते।
इसका प्राचीनतम प्रयोग 4वीं शताब्दी में लंका में लिखित ग्रंथ दीपवंस में हुआ था। इसका अर्थ बुद्ध वचन है। बाद में प्रसिद्ध आचार्य बुद्धघोष ने भी इसका प्रयोग इसी अर्थ में किया है। तब से लेकर काफी बाद तक पाली शब्द का प्रयोग पाली साहित्य में हुआ है, किंतु कभी भी भाषा के अर्थ में नहीं। भाषा के अर्थ में मगध भाषा, मागधी आदि का प्रयोग हुआ है। ठीक है। भाषा के अर्थ में पाली का प्रयोग अति आधुनिक है और यूरोप के लोगों द्वारा हुआ है। पाली शब्द की व्युत्पत्ति पल्ली, ग्रामीण भाषा होने के कारण, क्योंकि ग्रामीण भाषा थी इसलिए पल्ली, अथवा पाटली, पाटलिपुत्र अर्थात मगध की भाषा, पंक्ति, बुद्ध वचन की पंक्ति आदि प्रकृत में पाइल और पाइल डबल ल से पाली शब्द सिद्ध किया है। पाली को पालने वाली अर्थात बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली भाषा भी माना गया है। पाली को क्या कहा गया? पालने वाली भाषा। पालने वाली भाषा मतलब कि आपको पता है जो बौद्ध धर्म की जितने भी बौद्ध धर्म के ग्रंथ है पाली में लिखे गए हैं, है ना, बौद्धों की भाषा है पाली। तो यहाँ पे बताया है कि बौद्ध साहित्य की रक्षा करने वाली, जिसमें बौद्ध साहित्य लिखा गया है। तो बौद्ध साहित्य जिस भाषा में सुरक्षित है उस भाषा को क्या कहा गया? पाली भाषा कहा गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उक्त मतों की समीक्षा से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ मत केवल बौद्धिक व्यायाम है, जैसे पंक्ति, पाठ, प्राकृत, पाटली आदि। सबसे प्रामाणिक व्युत्पत्ति भिक्षु जगदीश कश्यप द्वारा की गई है। प्राय बहुत से भारतीय विद्वान इससे सहमत हैं। इनके अनुसार पाली का संबंध पर्याय से है, जिसे संस्कृत में पर्याय कहते हैं। इनके विकास परंपरा इस प्रकार है: पर्याय, पलियाय, पालियाय और फिर पाली। बता क्या रहे हैं ये कि विकास कैसे हुआ पाली का? पहले तो पर्याय था, पर्याय से पलियाय बन गया, है ना। जब हम बोलते हैं तो चेंज होते हैं ना, शब्द, ध्वनियां चेंज होती हैं और वर्ड्स अपने आप हमारे चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे भाषा ही चेंज हो जाती है। तो फिर बाद में क्या बना? ये पल्ली आए, डबल ला होगा यहाँ, फिर पाली, तब जाकर पाली बना। आगे पाली का साहित्य। पाली भाषा को हम बौद्ध प्राकृत भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी साहित्यिक संपत्ति भगवान बुद्ध अथवा उनकी शिष्य परंपरा के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी गई है। अन्य प्रकार का साहित्य अवश्य होगा, परंतु वह काल कल्वित, यहां पर स्पेस होगा बीच में, काल कल्वित हो गया है। परंपरागत रूप से पाली साहित्य को पिटक और अनुपिटक दो वर्गों में बांटते हैं, जिनमें जातक, धमपद, यानी कि धमपद को क्या कहते हैं? धर्मपद। तो पाली में धमपद कहते हैं, धम कहते हैं धर्म को। ठीक है। बुद्ध घोष की अट्टकथा तथा महावंश आदि प्रमुख हैं। पाली साहित्य का रचना काल 483 ईसा पूर्व से लेकर आधुनिक काल तक लगभग 2500 पृष्ठों में फैला, 2500 वर्षों में फैला हुआ है। अब है प्राकृत। देखो, पहले पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है। पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर है अपभ्रंश। अब जो पाली है, मीन्स बोलने का यही है कि भाषा जो है वो नेचुरल है। तो जो पाली है इसको बोलेंगे प्रथम प्राकृत, प्रथम प्राकृत, और इसको बोलेंगे द्वितीय प्राकृत, और इसको बोलेंगे तृतीय प्राकृत। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके, तो अभी हम चलते हैं यहां पर। जिस प्रकार प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को साधारणतया संस्कृत कह दिया जाता है, उसी प्रकार मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के लिए प्राकृत शब्द का व्यवहार किया जाता है। प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति प्रकृति अर्थात जन साधारण से है, अतः प्राकृत का अर्थ हुआ जन साधारण की भाषा। हेमचंद्र, मार्कंडेय, सिंहदेव आदि आचार्यों के अनुसार मूल भाषा अर्थात संस्कृत से उत्पन्न प्राकृत है।
प्रकृति संस्कृतम तद्भव प्रकृतम। संस्कृत जनभाषा थी ही, वही विकसित विकृत होते होते क्या हो गई? प्राकृत प्रसिद्ध हो गई। प्राकृत को साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं। जो सेकंड वाली है हमारी प्राकृत, उसको क्या कहेंगे? साहित्यिक प्राकृत भी कहते हैं इसको। ठीक है। वह अब उस भाषा के लिए रूढ़ हो गया है जो पहली शताब्दी से 5वीं-6वीं शताब्दी तक प्रमुख रूप से साहित्यिक भाषा रही है। साहित्यिक भाषा होने के कारण ही यह संस्कृत की अनुचरी बन गई, क्योंकि इस भाषा में संस्कृत के शब्दों और आवश्यक रूपों को अपनाया है। इसी प्रकार प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई। तो अगर ये सीक्वेंस में लगाने को आता है तो सबसे पहले संस्कृत ही आएगा। संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। इनका सीक्वेंस लगाने को आता है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये सीक्वेंस में संस्कृत ही पहले रखना है। ठीक है, यहां पर है साहित्यिक भाषा होने के कारण ही यह संस्कृत की अनुचरी बन गई, क्योंकि इस भाषा में संस्कृत के शब्दों और आवश्यक रूपों को अपनाया है। इसी कारण प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। प्राकृत साहित्य, प्राकृत भाषा में प्रचुर साहित्य मिलता है, धार्मिक और लौकिक भी मिलता है। बौद्ध और जैन साहित्य प्रमुख रूप से मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्रीय प्राकृत में भी प्राप्त है। गॉड वहो, गॉड वध है इसमें, मतलब गॉड का वध, इसको गॉडवध बोला गया है इस भाषा में। और सेतुबंध जैसे महाकाव्य तथा गाहा गाहा होगा, गाहा सतसई यानी कि गाथा सप्तशती, और वज्जालक जैसे खंड काव्य प्रकृत की बहुमूल्य संपत्ति है। तो ये प्रकृत के काव्य हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, प्रकृत भाषा के काव्य। आगे है प्रकृत के भेद। प्रकृत के भेद क्या है? प्रकृत व्याकरण के सबसे प्राचीन व्याकरण वररुचि। प्रकृत के सबसे प्राचीन व्याकरण किसको कहा गया? वररुचि को। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। 4 प्रकृतों का नाम लिया है। कौन कौन सी? शौरसेनी, महाराष्ट्री, मागधी, पैशाची। मागधी के 2 रूप हो गए हैं, मागधी और अर्धमागधी। इस प्रकार ये 5 प्रकृत हैं। ठीक है, आगे है एक व्याकरण ने 27 और दूसरे ने 42 प्रकृतें गिना दी हैं, परंतु इन सब का साहित्य उपलब्ध नहीं है। अतः मुख्य 5 प्रकृतों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। कौन कौन सी है? शौरसेनी प्रकृत। पहले तो शौरसेनी को देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर शौरसेनी है, फिर महाराष्ट्री बताया, फिर मागधी, फिर पैशाची। मागधी के 2 रूप बताए, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो देखते हैं शौरसेनी को। शौरसेनी प्रकृत मथुरा के आसपास की भाषा है। कौन सी आसपास की? मथुरा के आसपास की, जिसे शूरसेन कहते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोलियां ब्रजभाषा, कौरवी, कन्नौजी, हरियाणी, राजस्थानी आदि का विकास इसी से हुआ है। नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग इसी भाषा का हुआ है। किसका? शौरसेनी प्राकृत। नाटकों में इसका व्यवहार स्त्री पात्रों, मध्यम वर्ग के लोगों और विदूषकों से कराया गया है। प्रकृत का गद्य शौरसेनी में मिलता है। गद्य शौरसेनी में मिलता है। यह भाषा संस्कृत के अधिक निकट है। भास, कालिदास आदि के नाटकों में गद्य शौरसेनी में ही है। राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी, राजशेखर की कर्पूर मंजरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, तो आपको इसको ध्यान देना है, नोट कर लेना है। कर्पूर मंजरी का समस्त गद्य भाग इसी प्रकृत में है। इसका प्राचीनतम रूप अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। यह निम्न एवं मध्य कोटि के पात्रों और स्त्रियों की भाषा है। अपनी सरलता, सरसता आदि के कारण यह अधिक लोकप्रिय है। उसके बाद है पैशाची। पैशाची को ग्राम्य भाषा, मृत भाषा, भूत भाषा आदि भी कहते हैं। पिशाच होता है ना, भूत प्रेत, तो इसीलिए इसको
क्या कहा गया? भूत भाषा, मृत भाषा। ठीक है। इसका क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमोत्तर भारत, कश्मीर के आसपास का एरिया और अफगानिस्तान। महाभारत में पिशाच जाति का उल्लेख हुआ है, आपको पता ही है। कुल शिलालेख और गुणाढ़ कृत बृहत कथा पैशाची भाषा में लिखे गए थे। अब यह रचना अप्राप्य है, इसके कुछ उदाहरण अवशिष्ट हैं। हमीर मर्दन तथा कुछ अन्य नाटकों में कुछ पात्रों ने इसका प्रयोग किया है। राक्षस, पिशाच, निम्न कोटि के पात्र, लोहार आदि इसी का प्रयोग करते थे। रक्ष, पिशाच, निचेषु पैशाची, द्वितीयम भवेच्छ, षड भाषा, चंद्रिका। अब है महाराष्ट्रीय प्रकृत। इसका मूल स्थान महाराष्ट्र है, किंतु यह उत्तरी भारत की एक सामान्य और परिनिष्ठित भाषा थी। हार्नले ने माना है कि महाराष्ट्र का अर्थ है महान राष्ट्र। महाराष्ट्र सारे उत्तरी भारत में व्याप्त थी। इससे ही मराठी भाषा का विकास हुआ है। प्रकृत का जितना ललित साहित्य मिलता है उसका 80% इसी भाषा में उपलब्ध है। संस्कृत नाटकों में प्रकृत में पद्य रचना महाराष्ट्री में ही है, इसलिए कुछ लोग इसे काव्य की भाषा मानते रहे हैं। प्रकृत के व्याकरणों ने महाराष्ट्री का ही विवेचन विस्तार से किया है और अन्य प्रकृतों के मुख्य लक्षण देकर कह दिया कि शेषम महाराष्ट्रीवत। ठीक है, ये आपको इसकी जरूरत नहीं है याद करने की। ये आगे देखते हैं। अर्धमागधी काशी कोसल प्रदेश की भाषा थी। इसमें मागधी की प्रवृत्तियां पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं, इसलिए इसे अर्धमागधी कहते हैं। इसमें भरपूर जैन साहित्य प्रधान है। जैसे पाली बुद्ध भगवान के उपदेशों का संकलन है, वैसे ही अर्धमागधी भाषा में महावीर के उपदेशों का संग्रह है। अभी आपको बताया था पाली भाषा में कौन सा साहित्य सुरक्षित है? बुद्ध का साहित्य। और अर्धमागधी में महावीर स्वामी, ठीक है, जो जैन थे। ये महावीर स्वामी जैन थे। महावीर यहां पे लिख देती हूँ, जैन। हेमचंद्र को हमने पढ़ा था शुक्ल में, अगर आपको याद होगा तो। जो जिन शासन भाग्यो कहते हैं वो, जिन मतलब जैन, वही महावीर स्वामी की बात कर रहे हैं। और ये जो है बुद्ध पाली जो है, पाली में जो है बुद्ध के उपदेश संग्रहित थे। इसके अतिरिक्त 51 ग्रंथ और भी हैं। इन ग्रंथों में गद्य में मागधी और पद्य में शौरसेनी व्याप्त है। साहित्यिक प्रकृतों में सबसे पुरानी भाषा है। जैन इसे आदि भाषा कहते हैं। जैन इसे कौन सी भाषा कहते हैं? आदि भाषा। आदि भाषा मतलब शुरू की। पूर्वी हिंदी की बोलियों में, पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं ये आपको अभी आगे भी बताऊंगी मैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी का विकास इसी से हुआ है। अर्धमागधी से हुआ है ना, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का। चलो अब अभी आगे देखेंगे हम, आपको नहीं पता होगा। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में, विश्वनाथ का ग्रंथ है साहित्य दर्पण, इंपॉर्टेंट है ये, ने इसे चैट, राजपुत्र और सेठों की भाषा बताया है। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। अब है मागधी, 5वें नंबर पर मागधी। मागधी मूलतः मगध की भाषा थी। संस्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र मागधी बोलते थे। भरत के नाट्य शास्त्र के अनुसार यह अंतपुर के नौकर, अश्वपालक आदि की भाषा थी। मार्कंडेय के अनुसार भिक्षु, राक्षस, सेठ आदि मागधी बोलते थे। इसका प्राचीनतम प्रयोग अश्वघोष के नाटकों में मिलता है। कालिदास के नाटकों में तथा शूद्रक के मृच्छकटिकम में मागधी का प्रयोग मिलता है। लंका में पाली को मागधी कहते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, शाकारी, चांडाली और शाबरी। इसमें कोई विशेष साहित्यिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। मागधी से ही बिहारी हिंदी की बोलियों, अब बिहारी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? भोजपुरी, मैथिली, बंगला, असमी का विकास हुआ है। मागधी में आती हैं बिहारी की बोलियां। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं अपभ्रंश, जो कि तृतीय प्रकृत है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। महाभाष्यकार पतंजलि ने भ्रष्ट एवं अशुद्ध शब्दों को
अपभ्रंश कहा है। वाग्भट और आचार्य हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। हेमचंद्र ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? ग्राम भाषा। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ विद्वानों ने इसे देशी भाषा कहा है। दंडी ने इसे अभीर आदि की भाषा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। दंडी ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है, या फिर अभीर आदि की भाषा किसने कहा है? तो आपको दंडी का नाम वहां पे याद रखना है। समय के साथ इस भाषा का विस्तार हुआ और यह साहित्य की भाषा और देश भाषा बन गई। 7वीं शताब्दी से 11वीं तक इसकी विशेष उन्नति हुई। हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का विशेष योगदान है। कालिदास के नाटकों में कुछ पात्रों के कथन अपभ्रंश में है। 8वीं शताब्दी में सिद्धों की रचनाओं में प्राकृत मिश्रित अपभ्रंश मिलती है। शिलालेखों में इसका प्रयोग पाया जाता है। अपभ्रंश में विशाल साहित्य है। इसमें चरित काव्य, रासो काव्य, खंड काव्य और स्फुट कविता मिलती हैं। इसका साहित्य अधिकांशतः पश्चिम में रचा गया है। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं महापुराण, नेमिरास, गौतम रास, रास रास है ये, रासा नहीं, गौतम रास आदि है। अपभ्रंश की बोलियां। मार्कंडेय ने प्राकृत सर्वस्व के 3 अंश माने हैं, 3 अपभ्रंश माने हैं, नागर, उपनागर और ब्राचड़। नागर गुजरात की अपभ्रंश, ब्राचड़ सिंध की और उपनागर दोनों के मध्य की मानी जाती है। यूं प्राकृत सर्वस्व में मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 27 भेद भी स्वीकार किए हैं, किंतु विद्वानों का मत है कि 5 प्रकृतों से 5 अपभ्रंशों का विकास हुआ है। मुख्य अपभ्रंश शारसेनी, महाराष्ट्री, अर्धमागधी, मागधी, ब्राचड़ मानी जा सकती हैं। हमने देख लिया है। डॉक्टर चटर्जी ने अपभ्रंश का भी उल्लेख किया है, जिसका स्थान पर्वतीय क्षेत्र में माना है। याकोबी ने अपभ्रंश के 4 भेद माने हैं, ये आपको याद रखना है। तगारे ने 3 भेद माने हैं तथा नागर सिंह ने 2 भेद, किंतु ये भेद साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर किए गए हैं। अवहट्ट या अवहट्ठ अपभ्रंश के परवर्ती या परिवर्तित रूप को अवहट्ट कहा गया है। यह अपभ्रंश और आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। 11वीं से 14वीं सदी के अपभ्रंश के कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा है। 11वीं से 14वीं सदी के बीच का जो टाइम पीरियड है, उस समय के कवियों ने अपनी भाषा को क्या कहा? अवहट्ट। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। अवहट्ट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इनका एक ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है प्राकृत पेंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर अवहट्ट माना है। प्राकृत पेंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अवहट्ट माना है। संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान, ये इंपॉर्टेंट है। संदेश रासक ग्रंथ है, उसके रचयिता अब्दुल रहमान, आगे भी देखेंगे अभी हम, ने भी अवहट्ट भाषा का उल्लेख किया है। मिथिला के विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट कहा है। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर अवहट्ट को परवर्ती भाषा माना है और बताया है कि निश्चित रूप से अवहट्ट ध्वनिगत, रूपगत और शब्द संबंधी बहुत से तत्व ऐसे हैं जो इस पूर्ववर्ती में अपभ्रंश से अलग करते हैं। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने पौंचर्यु, रिठनेमी ऐसे होगा ये, रिठनेमी चर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की। पौंचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें रास का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, नयकुमार चर्यु और जयसर चर्यु, इंपॉर्टेंट है। अपभ्रंश साहित्य के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल 10वीं शताब्दी में, और इनकी रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा रचना बहुत इंपॉर्टेंट है धनपाल की। और अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है, जिन्होंने संदेश रासक लिखी है। संदेश रासक एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? खंड काव्य, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा वर्णित है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है कल मैंने पढ़ाया था, सत्य प्रकाश है क्लास में।
कल मैंने ये बताया था, अयोगात्मक, योगात्मक, संयोगात्मक, वियोगात्मक। मैंने बताया था एक होता है अयोग, एक होता है योग, एक होता है वियोग, एक होता है संयोग। ऐसे बताया था कल मैंने। और सत्य प्रकाश ने कहा था कि दो ही होते हैं, इसीलिए ये पेज यहाँ पे रखा, वैसे इसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, कि अभी आपको लगे कि मैम हमें गलत पढ़ाती रहती है, तो इसलिए ध्यान रखना, है ना। और जो हमारा, हमें जो चाहिए होता है वो ये है, आकृति मूलक वर्गीकरण, और फिर हमें चाहिए होता है योगात्मक, फिर हमें चाहिए होता है श्लिष्ट, और फिर चाहिए होता है हमें बहिर्मुखी। सॉरी, मैंने अंतर्मुखी पे टिक लगा दिया, बहिर्मुखी चाहिए होता है। बहिर्मुखी में संयोगात्मक और वियोगात्मक चाहिए होता है। ठीक है सत्य प्रकाश, कल आप बोल रहे थे ना, तो आपने बोला तो बच्चों को भी लगा होगा कि हो सकता है मैम गलत पढ़ा रहे हो, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पेज रखा है, राइट। तो ये काम का पेज है, ऐसा नहीं है। इसमें से ये जो जितना मैंने अंडरलाइन किया है, टिक लगाया है, टिक मार्क किया है, ये आपको ये देखना, याद रखना पड़ेगा। इसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, तो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, एग्जाम के टाइम में बताऊंगी। कहाँ गया पेन, क्यों नहीं चल रहा है। तो मैम मेरा गलत था क्या? आपका, आपकी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा होगा। मैं तो ये बता रही हूँ, ये पांडे का पेज है, आपको पता ही है, पेज नंबर 4 पांडे में देख लो। ठीक है, और मैंने खुद से लिखा नहीं है, किताब से लिया है। आकृति, सबसे पहले आकृति मूलक वर्गीकरण। मैम इसकी पीडीएफ सेंड कर देना। मैम जी पीडीएफ सेंड कर दी है अनुसुईया, कल ही कर दी थी मैंने, है ना। दो होते हैं, अभी फिर आप यही बोल रहे हो, देखो। अयोग, आकृति से हमें क्या मतलब, लिखा है ना यहाँ पर, अयोगात्मक, योगात्मक, संयोगात्मक, वियोगात्मक, है ना। तो शब्द तो चार ही होते हैं ना, अयोग, वियोग, योग, संयोग। चार शब्द नहीं होते क्या? मैं यही तो बता रही थी, फिर आपने बताने नहीं दिया मुझे। अब यहाँ पे है आकृति, आकृति मूलक के बाद हमें क्या देखना होता है? योगात्मक, जो हमें चाहिए एग्जाम के लिहाज से। ये योगात्मक के बाद हमें देखना होता है श्लिष्ट, श्लिष्ट के बाद हमें देखना है बहिर्मुखी। ऐसे बहिर्मुखी में कौन कौन सी आएंगी? संयोगात्मक और वियोगात्मक, ये मैंने आपको बता दिया था। जो संयोग था, ये संस्कृत थी, संयोगात्मक संस्कृत, संस्कृत। और वियोगात्मक में आएगी हिंदी, क्यों बाद में वियोग हो गया था शब्दों का, है ना। अरे तो मैं वही तो बता रही हूँ ना, मैं तो शब्द ही समझा रही थी ना। मैं तो शब्द ही समझा रही थी ना बच्चों को, भाग तो उसी के हैं। पर मैं तो शब्द ही बता रही थी ना, आपने बीच में बोल दिया दो ही होते हैं। बच्चों को मतलब लगता है ना फिर ऐसा कि हाँ दो ही होते हैं, आप बोल रहे हैं। आप बोल भी इतना कॉन्फिडेंस से रहे थे ना कि जैसे मतलब आप सही हैं और मैं गलत हूँ। ठीक है, आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि मैम क्या ये दो होते हैं, चार होते हैं, या मुझे तो दो ही पता है। आप इस तरह से बोल सकते हो। आपने सीधा ये बोला कि दो ही होते हैं, अभी भी आप वही बोल रहे हो, दो ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैंने पूरा आपको बता दिया, यही हमें याद करना है। आकृति मूलक वर्गीकरण, आकृति मूलक के बाद योगात्मक देखना है हमें, योगात्मक के बाद श्लिष्ट, श्लिष्ट के बाद बहिर्मुखी, बहिर्मुखी के बाद संयोगात्मक और वियोगात्मक। संयोगात्मक में आएगा संस्कृत, जो मैंने आपको कल बताया था, रामस्य, रामस्य। यहाँ पे संयोग है, शब्द मिले हुए हैं आपस में, और यहाँ पर वियोग हो गया, यहाँ पे आ गया राम का। ठीक है, अलग अलग हो गए शब्द। बड़ा करके दिखा दो।
अच्छा रुको 1 मिनट, बड़ा कर देते हैं। दिख रहा है? अभी ठीक है? ठीक है अनुसुईया? चार्जिंग पे लगा लेती हूँ, फिर अगली स्लाइड अगली पीडीएफ निकालती हूँ मैं। दूसरी, अब ये वाली खत्म हो गई है, दूसरी वाली पे चलते हैं फिर। चार्जिंग पे लगा लेती हूँ इसको, अभी खत्म हो जाएगा ये। आप देख लो इसको, तब तक नोट करना है नोट कर लो। पीडीएफ नहीं मिलते हैं? क्यों नहीं मिलते हैं? कल जो बताया था मैंने कहाँ से डाउनलोड करने, कल क्लास में बताया नहीं था? कल क्लास में नहीं थे आप अनुसुईया? कल मैंने क्लास में बताया था कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करने। हम्म, क्यों नहीं मिलते हैं? मैंने आपको बताया था कंटेंट वाले सेक्शन में जाओ और वहां से देख लो, है ना? नहीं हुआ? डाउनलोड नहीं हुआ क्या? डाउनलोड के लिए बोल रहे हो आप? डाउनलोड के लिए बोल रहे हो? डाउनलोड का अभी आने वाला है, बस थोड़ा सा वेट कर लो, है ना? डाउनलोड वाला सिस्टम आने वाला है, ऐप को अपडेट किया जा रहा है, डाउनलोड वाला सिस्टम आने वाला है बहुत जल्दी ऐप के ऊपर, तब आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है? मैंने अभी बताया था क्लास में कि ऐप अभी नई लॉन्च हुई है ना, तो अभी अपडेट किया जा रहा है ऐप को, है ना? तो नए नए फंक्शन आपके पास आ जाएंगे बहुत जल्दी ही। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो चिंता मत करें आप, सब बिल्कुल सही हो जाएगा, आप डाउनलोड कर पाएंगे पीडीएफ को, है ना? ठीक है। हम्म, चले हाँ अगली वाली पीडीएफ पे।
अब कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी आएँगी जो हमने देख ली है पीछे, है ना? तो उसको हम थोड़ा-थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, बात करना था, मुझे लगा कि गलती से हो गया है। अब रोज़ गलती से होता है ना, तो इसलिए रुको दोबारा करो, मैं जाती हूँ फिर बैक। दोबारा करो रेज़। हाँ, अनुसैया बोलो। आवाज़ आ रही मेरी? जी मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, अभी बोलिए आप। जी मैम, जब मैं ऐप पे जाती हूँ कंटेंट पे, जब देखती हूँ तो आपका जो ओल्ड क्लास वीडियो वो नहीं चल पाता, उस पर लॉक लगा हुआ आता है। पीडीएफ जो है थोड़ी देर खोलते हैं तो थोड़े समय रहती है और ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है। लॉक हेलो। लगा है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। मेरी आवाज़ आ जी रही मैम, है? ये समझ। जी हुँ, मैम, आ रही है। तो अच्छा हो मैं सकता है। हाँ, ये चाह मैं रही मान थी। सकती हूँ कि लॉक लगा हो सकता है, कहीं वो हटाना पड़ता है लॉक ना। कोई बात नहीं, मैं उसको जी ठीक कर दूँगी आज, है ना? और कोई इश्यू? मैम, ये हर वीडियो पे मैं मैम जैसे नाइट में देखने की कोशिश करती हूँ, जो आप होमवर्क देते हैं वो भी नहीं मिलते मैम। अच्छा, उसके लिए बात करती हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको भी प्रॉब्लम आ रही है, सबको आ रही है, सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है? और भी बच्चों जी को मैम। प्रॉब्लम है? हाँ, मतलब ये बताएँ सारे, सबको आ रही है ये प्रॉब्लम या फिर अनुसुईया को अकेले आ रही है? कोई बात नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे, है ना? अगर ऐसी जी मैम। प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सत्य प्रकाश कह रहे हैं कि उनको नहीं आ रही है, इसका मतलब आपको ही आ रही है। जी तो आपकी तरफ से आपकी ऐप अपडेट है? जी मैम, अभी किया मैम, मैंने डाउनलोड दो चार मतलब जो क्लासेस ली ना, इससे 2 रोज पहले ही ऐप डाउनलोड किया है। ओके। जी, और जो जैसे कि कल आपने पीडीएफ भेजी, उसको मैंने नाइट में ढूंढने की बहुत कोशिश की कि नाइट में फ्री समय पढ़ते समय अपन पढ़े रहे, तो वो भी नहीं मिला कल का जो था भाषा का। अच्छा, आपको मतलब अभी आप नए हो ना, नया नया हो सकता है नहीं पता चल रहा हो। मैंने कल बताया था क्लास में, कंटेंट में जाके देखा था आपने? जी मैम, और उसके आगे जो ऑप्शन आता है अपना लाइव क्लासेस का, वो भी हट गया, वो भी नहीं आता है। अभी मैंने मुश्किल से क्लास ज्वाइन की है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपके पास फिर खुद के पास कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि आसानी से हो जाती है क्लास तो ज्वाइन, और रिकॉर्डेड क्लासेस भी आसानी से मिल जाती हैं, है ना? सब बच्चों को जी। मिल रही है ना इजीली? जी मैम, मिल तो मेरे को भी रही रिकॉर्डिंग, पर वो मतलब चालू नहीं हो रहा, उस पर लॉक लगा हुआ है हर क्लासेस पे, ओल्ड डे पे भी। आपने कोर्स ज्वाइन किया है? मुझे ये बताओ, कोर्स ज्वाइन किया है जी। आपने? जी पेड किया मैम। हाँ मैम, पेड पेड पहले पैसे सेंड किए, इसके बाद सर से बात कर कर फिर किया है मैंने। अच्छा, 6 मंथ का लिया आपने? 6 मंथ से दोनों दोनों सब्जेक्ट का है। ओके, और आपको दूसरे सब्जेक्ट का मिल रहा है, पेपर वन का? पेपर वन का मैम मैंने कल ही लिया। नहीं नहीं, उसकी पीडीएफ वगैरह सब मिल रही है, क्लासेस मिल रही है? मिल रही मैम, उसी के वीडियो पे भी लॉक लगा हुआ आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट के। ओके। दोनों सब्जेक्ट की जो क्लास है, वीडियो रिकॉर्डिंग, जो पीडीएफ वगैरह, उस पर लॉक लगा हुआ आ रहा, खुल नहीं रही है। ओके, मैं चेक करूंगी, अगर यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको हम ठीक कर देंगे। बट मुझे लग रहा है आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो जैसे सत्य प्रकाश भी कह रहे हैं, अपने मोबाइल को आप रीस्टार्ट कर लेना एक बार, है ना? हो सकता है कोई मोबाइल में जी। प्रॉब्लम हो, क्योंकि बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है अगर ऐसा कुछ होता, तो अकेले आपको नहीं आती, है ना? अगर हमारी तरफ से जी कोई ऐसी मैम। प्रॉब्लम होगी तो उसको हम सॉल्व कर देंगे। मैं बात करूंगी सर से भी, अगर कोई ऐसी जी बात मैम। है तो उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, है ना? और आप जी अपना मैम, मैंने सब। रीस्टार्ट कर लेना, अगर आपकी ऐप अपडेट नहीं है, एक बार अपडेट कर लेना गूगल प्ले स्टोर में जा करके।
वहीं पर ऑप्शन आ जी जाएगा, फिलर फॉर्म लिखोगे जैसे ही तो वहां पर अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपकी अपडेट नहीं होगी तो अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा, आप अपडेट कर लेना, ठीक है। जी अगर मैम, थैंक यू। जो आपको आएगा तो चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल देना, ओके। जी पीडीएफ। मैम, मैंने मैम जैसे सर को भी व्हाट्सएप किया है। हम्म। जी मैम, आवाज नहीं आई है आपकी। हाँ बोलो, सर को व्हाट्सएप किया है फिर? सर ने देखा ही नहीं मैम, अभी कल से अभी तक। कल किया था मैंने, रात को भी किया है। अच्छा, नहीं देखा है, कोई बात नहीं। और आज मैंने 11 बजे ऐप पे भी किया है मैंने। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दिया दोनों करो। सब्जेक्ट की प्रॉब्लम जो मैं भी देख लेती हूँ चैट बॉक्स पर, तो हो सकता है सर बिजी होंगे क्योंकि उनको काफी काम होता है, तो हो सकता है बिजी होंगे तो नहीं देख पाए होंगे। बट कोई बात नहीं, अगर कोई भी इशू आपको जी आ रहा है, मतलब ये सब करने के बाद ऐप को आपने अपडेट करना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, उसके बाद भी आपको कोई इशू आ रहा है तो फिर बताना आप, ठीक है। जी मैम। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम, और कोई बात करनी है आपको? नहीं मैम, बस यही बात करनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम, बाय बाय। आते हैं अपने सब्जेक्ट पर हम। ठीक है, आप डिस्कनेक्ट ठीक कर है। अनुसुईया। ठीक। जी मैम। हो गया मैम। नहीं, आपकी आवाज अभी आ रही है। कर दिया या फिर जाके फिर से करना पड़ेगा मुझे? हो गया शायद। ठीक है, आते हैं हम यहाँ पर। अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध। देखो, हमारी जो भाषा की क्लास है सिर्फ एक दिन और होएगी, मतलब एक दिन और होगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी जो हमारी संवैधानिक हिंदी है, संविधान में क्या रोल है हिंदी का, वो देखेंगे। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद क्या कहता है वो देखेंगे, और लिपि के बारे में देखेंगे। बस आज ही मेरी कोशिश है कि जो ये वाली पीडीएफ मैंने बनाई है ये पूरी हो जाए आज के आज, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी से करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, ताकि हमारा जितना भी टाइम हमारे पास बचा है हम उसमें ये पूरा कर पाए। और उसके बाद एक ही क्लास हम लेंगे इसके ऊपर, भाषा के ऊपर। वो भी जितनी देर में हो जाएगी पूरी हो जाएगी। उसके उसके बाद हम चलेंगे आगे हिंदी साहित्य इतिहास पर, ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन पर। तो अभी चलते हैं यहाँ पर। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक होता रहा, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई। अपभ्रंश के हो परवर्ती रूप की विद्वानों ने, क्या है ये, अपभ्रंश को ही, अपभ्रंश के ही परिवर्तित परिवर्ती यानी कि बाद के रूप को विद्वानों ने अवहट का नाम दिया है, ठीक है। किसके किसके परवर्ती रूप को? अपभ्रंश के। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपभ्रंश के बाद अवहट। जो मैंने आपको बताया था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है, पीछे बताया था पिछली स्लाइड पर। अपभ्रंश के बाद अवहट, मतलब कि अपभ्रंश के ही परवर्ती, परवर्ती होता है बाद वाले रूप को, है ना। विद्वानों ने क्या नाम दिया? अवहट का नाम दिया। 13वीं से 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश, अवहट कहा, अवहट कहा, तथा हेमचंद्र ने उन्हें देशी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। हेमचंद्र ने क्या कहा? देशी नाममाला। किसको? अपभ्रंश के बाद की भाषा को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैम ये कहाँ से पढ़ा रहे हो? देखो, अभी कोई पर्टिकुलर एक बुक नहीं है, अलग अलग जगहों से आपके लिए कंटेंट मैंने वो किया हुआ है। यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है अलग अलग जगहों से, है ना। कोई एक बुक नहीं है, और एक बुक से पढ़ा भी नहीं जाएगा, बहुत सारा और बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है ना। तो किताबें आपको बता दी है मैंने, जो आपको किताबें बताई हैं वो आपने देख लेना है। बाकी ये जो कंटेंट है ये अलग अलग जगह से, अगर किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ाऊंगी तो फिर आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी के लिए अलग अलग है, ये अलग अलग जगहों से लिया है कंटेंट। अपभ्रंश की ध्वनियां भी प्रचलित हिंदी में है। अपभ्रंश की
ध्वनियां भी किसमें है प्रचलित, हिंदी में प्रचलित है। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल सांकृत्यायन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन तो बड़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इसमें बड़ा ही कंफ्यूजन होता है, हमें बहुत ही कंफ्यूजन होता था इसमें, समझ नहीं आता था पुरानी हिंदी बोला किसने। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, देखो ऑप्शन में अगर अगर होगा, मान लो ऑप्शन में है गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपने बस नोट्स बनाते रहना, कोई टेंशन नहीं लेनी है ना, आप अपने पास नोट्स रखोगे बनाकर तो आपका फायदा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अगर ऑप्शन में होगा और वहां पर और कोई नहीं, मतलब और कोई अलग अलग लोग हैं, तो वहां पर आपको गुलेरी को टिक करना है, गुलेरी को ही टिक करना है। और अगर मान लो गुलेरी ऑप्शन में नहीं है, कई बार ऐसा होता है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे इसमें देखना एक जगह आपको मिलेगा गुलेरी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप फंस जाओगे, अब किस पे टिक लगाएं, तो वहां पर आपको किस पे टिक लगाना, राहुल सांकृत्यायन पर। ठीक है, गुलेरी को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है पहले, ये आप अभी नोट कर लो, ये मैं यहाँ पे लिख नहीं रही है ना, नोट कर लो इस बात को कि गुलेरी को प्रेफरेंस देनी है फर्स्ट, अगर कोई भी ऑप्शन में हो तो, है ना, तो गुलेरी को पहले प्रेफरेंस देनी है आपको। अगर मान लो गुलेरी ऑप्शन में नहीं है, तब आपको किसको चुनना है, राहुल सांकृत्यायन को। ठीक है, आगे चलते हैं। गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी के नाम से संबोधित किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांशतः साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया है। संस्कृत, पाली, प्राकृत आदि संयोगात्मक भाषाएं हैं। संस्कृत भी संयोगात्मक है, बता चुकी हूँ, पाली भी, प्राकृत भी। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश के कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। काव्य में प्रयुक्त भाषा कौन सी कहलाई, अपभ्रंश। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार शौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। मागधी अपभ्रंश से ही बिहारी, बंगला, असमी, उड़िया भाषाओं का विकास हुआ है। मैम अब मैं बिहार जा रहा हूँ, अब भी ओके, आपका घर बिहार में है ना। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती विकसित हुई है। शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती विकसित हुई। मार्कंडे और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की, ब्राचड़ से सिंध की बोली विकसित हुई। इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ। पुरानी हिंदी और अपभ्रंश, पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट से ही हिंदी का विकास हुआ। अवहट के बाद आती है हिंदी। कैसे बताया था मैंने सीक्वेंस, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट और अवहट के बाद हिंदी। क्या कहा, अच्छा बाहर जा रहा हूँ, मुझे सुनाई दिया बिहार, अब मुझे लगा मैंने गलत पढ़ लिया, सॉरी, मुझे लगा बिहार जा रहे हो। ओके, बाहर जा रहे हो, आगे आप रिकॉर्डेड देखेंगे। ओके, कोई बात नहीं, अच्छा आप एमपी से हैं। ओके, एमपी में, अच्छा। सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। सिद्ध साहित्य में अपभ्रंश के, यानी कि सिद्ध साहित्य तो पाली में लिखा गया है ना, सॉरी, जो बौद्ध है, बौद्ध का जो, बौद्धों का जो वो है साहित्य है, वो लिखा गया है पाली में। पर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। मुख्य रूप से सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी में हिंदी के तत्कालीन लोक प्रचलित रूप में लिखी हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से हुआ है।
विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बंगला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि कालांतर में पश्चिमी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठित और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हुई। स्पष्टतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे, शौरसेनी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री आदि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, मराठी, बंगला, उड़िया और असमिया आदि सम्मिलित हैं। चूंकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द मिलते हैं। ये हम पीछे भी देख चुके हैं। हिंदी का भौगोलिक विस्तार क्या है? हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक है। हिंदी भारत देश के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में अपने भाविक स्वरूप के अंतर्गत प्रयोग की जाती है। सीमावर्ती देशों के अतिरिक्त यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मध्य एशिया आदि स्थानों पर भी हिंदी का प्रभुत्व है। हिंदी भाषी लोग मतलब विदेशों में भी रहते हैं। प्रमुख रूप से हिंदी प्रदेशों में बोली जाने वाली हिंदी का स्वरूप इस प्रकार है। पूर्व में अवधी बोली जाती है, सॉरी पूर्व में मतलब हिंदी की जो वो बता रहे हैं आगे बोलियां, पूर्व में अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और मैथिली, पश्चिम में खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली कुछ, पूर्व में अवधी और बघेली आएगा इधर, पूर्व में होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आगे बता दूंगी इसको क्लियर में। और ये है बिहार, भोजपुरी और मगही है ना, बिहार में बोली जाती है, ये अलग है। और पश्चिम में खड़ी बोली, पश्चिम में बोली जाती है खड़ी बोली, हरियाणी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और जो कुमाऊनी और गढ़वाली है ये बोली जाती है इधर पहाड़ी एरिया में। और दक्षिण में दक्षिणी बोली जाती है। हिंदी इसको हम डिटेल में आगे देख लेंगे, है ना, तो इसकी टेंशन मत लेना। हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी का भौगोलिक विस्तार है, ये हेडिंग है। हिंदी का भौगोलिक विस्तार बहुत दूर दूर तक है। 2 बार स्लाइड आ गई है। हिंदी भाषा और उसका विकास ये हम देख चुके हैं, बस मैं ऐसे पढ़ रही हूँ इसको ना। पश्चिम में अम्बाला छापने से लेकर पूर्व में पूर्णिया, बिहार व बंगाल के बीच, ये अलग अलग बुक से लिया गया है इसलिए रखा मैंने यहाँ पर। उत्तर में बद्रीनाथ से लेकर खंडवा, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक हिंदी बोली जाती है। इस विस्तृत क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश सम्मिलित है। इस पूरे क्षेत्र को ही हिंदी प्रदेश कहते हैं। अब देखेंगे हम क्या हिंदी की विशेषताएं, क्या क्या विशेषताएं हैं। भाषा, भाषा की विशेषताएं हैं ये। भाषा सामाजिक संपत्ति है, किसी की पर्सनल नहीं है भाषा, है ना, सामाजिक संपत्ति है, सतत प्रवाहमान है और नैसर्गिक है। और भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है, अर्जित की जाती है। भाव संप्रेषण का माध्यम है, पता ही है आपको, अनुकरण से सीखी जाती है भाषा। और जैसे बच्चा अपने मम्मी पापा से सीखता है, बड़ों से सीखता है। भाषा जटिलता से सरलता और संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, पहले बता चुकी हूँ। भाषा परंपरागत वस्तु है, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है, पृथक होती है। स्पष्टतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे, शौरसेनी, अर्धमागधी, और ये देख चुके हम, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर भाषा विकास के प्रमुख चरण, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। यांत्रिक तो मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है, बोलने वाली भाषा है, और लिखने वाली है, और मशीनी लैंग्वेज है। ठीक है, भाषा के विविध रूप होते हैं। मानक या परिनिष्ठित भाषा, जिसको हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, विभाषा, उपभाषा, प्रांतीय भाषा, या फिर बोली, जिसको हम डायलेक्ट बोल सकते हैं। उपभाषा, अभ्रष्ट भाषा और अमानक, जिसको स्लैंग बोल सकते हैं। व्यक्ति बोली, आइडिलेक्ट, आइडिलेक्ट। विशिष्ट भाषा, प्रोफेशनल लैंग्वेज, जिसको सरकारी कामकाज के लिए यूज करते हैं, प्रोफेशन में यूज करते हैं। कूट भाषा, जिसको कोड
कोडिंग वाली लैंग्वेज कहते हैं, सीक्रेट लैंग्वेज। कृत्रिम भाषा आर्टिफिशियल होती है, बनावटी। और राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज। विश्व की भाषाएं और वर्गीकरण। कुछ विद्वानों ने गणना करके विश्व की सभी भाषाओं की संख्या कितनी बताई है? 2796। किंतु कुछ विद्वान अनुमानतः इसकी संख्या कितनी बताते हैं? 3000। मतलब यही 2796 को इन्होंने कितना मतलब लगभग लगभग 3000 तक, है ना। आगे, संसार की भाषाओं के दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, एक आकृति मूलक और पारिवारिक। ये हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं। वही आकृति मूलक वर्गीकरण को रूपात्मक, रचनात्मक या व्याकरणिक, वाक्यात्मक, पदात्मक, पदाश्रित के नाम से भी जाना जाता है। 10 वाक्य रचना एवं रूप पद रचना के आधार पर मानकर, 10 क्यों है यहाँ पर पता नहीं। वाक्य रचना एवं रूप पद रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृति मूलक कहते हैं। विश्व की भाषाओं का आकृति मूलक वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? प्रोफेसर श्लेगल ने। पारिवारिक वर्गीकरण को वंशात्मक, वंशानुक्रमिक, कुलात्मक या ऐतिहासिक वर्गीकरण भी कहते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में रचना तत्व तथा अर्थ तत्व दोनों का ध्यान रखा जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा के इतिहास को आधार बनाया जाता है। पारिवारिक वर्गीकरण के लिए महत्वपूर्ण आधार कौन कौन से हैं? पद रचना, वाक्य रचना कल देख लिया था हमने, है ना, कल की पीडीएफ में भी है ये। तो ज्यादा हम इसको यहाँ पे हम अपना टाइम नहीं लगाएंगे, आगे चलते हैं। भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक समर्थ माध्यम है, पता ही है आपको। संसार की भाषाओं के दो वर्गीकरण है, आकृति मूलक, और ये भी देख चुके हम, ये भी हम पूरा देख चुके हैं। संसार की सारी भाषाओं को 4 भौगोलिक वर्गीकरण में, ये संसार की सारी भाषाओं को कितने? 4 भौगोलिक वर्गीकरण में और 18 भाषा परिवार में बांट दिया गया है। इसमें क्या क्या है? यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय, अमेरिका। यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, मतलब ये 4 है ना, यूरेशिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागरीय और अमेरिका। उसके बाद यूरेशिया, यूरोप और एशिया जिसमें मिक्स है। भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत भारोपीय, भारत और यूरोप भाषा परिवार आता है, जिसमें 10 शाखाएं हैं। इसी की एक शाखा है भारत ईरानी, भारत ईरानी शाखा, ठीक है। उसके बाद ग्रियर्सन ने भारत ईरानी शाखा के 3 उपवर्ग किए हैं, ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। इस प्रकार देख सकते हैं, यूरेशिया भौगोलिक क्षेत्र, भारोपीय भाषा परिवार, भारत और ईरानी शाखा, भारतीय आर्य भाषा। परिचय, हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। अगर पूछ लिया जाए, शब्द भी पूछा जाता है, एक दो क्वेश्चन शायद इसमें से आते हैं 4 नंबर के, कौन सा शब्द कौन सी भाषा का है ना। तो हो सकता है आपको हिंदी पूछ ले कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो वहां पे आपको क्या करना है, बताना है फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। संस्कृति के सिंधु शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, ये हम देख चुके थे कल भी। ईरानियों द्वारा स वर्ण का उच्चारण वर्ण में ह वर्ण में करने के कारण सिंधु, ह वर्ण है ये, ठीक है, सिंधु से हिंदू, हिंद और हिंदी शब्द उत्पन्न हुआ, ठीक है। ये इजी है थोड़ा कल से, ये अलग जगह से लिया हुआ है। भारतीय आर्य भाषा भारत ईरानी वर्ग के उन आर्यों से संबंधित है जो ईरान छोड़कर भारत आ बसे, अफगानिस्तान के पहाड़ी प्रदेशों के होते हुए पंजाब के मैदानों में प्रविष्ट हुए। यहीं से भारतीय आर्य भाषा का समय प्रारंभ होता है। अब ये हम देख चुके हैं पहले भी, तो बस आगे देखते हैं इसको। प्राचीन आर्य भाषा, ये भी देख चुके हैं, बस पढ़ते चलेंगे। यह आर्य भाषा का प्रारंभिक रूप है, इसमें 2 भेद हैं, ये देख लिया हमने, पूरा डिटेल में भी देख लिया है ना। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद इसमें है। और वैदिक संस्कृत में धीरेन्द्र वर्मा, उदयनारायण तिवारी और कपिल देव। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या, ये देखना है आपको नया, वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, 13 है, 39 व्यंजन है। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण, मतलब ये वैदिक की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद वैदिक स्वर 13 हैं जो हम देख चुके इधर, ये, और मूल स्वर है ये। उसके बाद संयुक्त स्वर है ये, व्यंजन 39 है। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं,
श्लिष्ट योगात्मक है, ये हम पीछे देख चुके हैं। श्लिष्ट के बाद योगात्मक, योगात्मक श्लिष्ट है ना। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मकता एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद है। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, और हिंदी में कितने लिंग हैं? सिर्फ 2 ही है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक नहीं है हिंदी में, ये संस्कृत में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वैदिक संस्कृत में 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। वैदिक संस्कृत में 8 विभक्तियां हैं। कर्ता, संबोधन लास्ट में आता है ना। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन आता है विभक्तियों में से, कारक और विभक्तियां। उसके बाद पढ़ा होगा वैसे आपने संस्कृत में ये सब। लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप है जिसका, ये पहले देख चुके हैं, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इसका विवेचन किया है, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। ओके सत्य प्रकाश, आप जाओ, आप कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देख लेना बाद में। वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियां ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियां हैं, और जिसमें ल, छ, जीव, जीव मूल्य, मूल्य, थोड़ा लिखने में मिसप्रिंट हुआ है। उपदमानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियां शेष बच गई हैं। पाणिनि ने वैदिक भाषा को देववाणी और संस्कृत को भाषा कहा है। पाणिनि ने वैदिक भाषा को क्या कहा, जिसमें वेद लिखे गए, उसको क्या कहा? देववाणी, देवों की भाषा है ना। और संस्कृत को क्या कहा? संस्कृति नहीं है, ये संस्कृत है। ये हम देख चुके हैं वैसे पहले भी। ठीक है, तो कहाँ थे हम? संस्कृत है ये, संस्कृत। संस्कृत को भाषा कहा उन्होंने, और यास्क ने छंदस कहा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का दूसरा नाम संस्कृत है। इसी को लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत भी कहते हैं। यूरोप में जो स्थान लैटिन भाषा का है, वही स्थान भारत में संस्कृत का है। भारत में रामायण महाभारत से पहले से लेकर आज तक संस्कृत में साहित्य रचना हो रही है। गुप्त काल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। इसका साहित्य विश्व के समृद्धतम साहित्यों में से एक है। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि इनकी महान विभूतियां हैं। विश्वविख्यात महाकवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक संस्कृत भाषा श्रृंगार है। क्या बता रहे हैं? विश्वविख्यात महाकवि कालिदास। कालिदास, कालिदास का सच बतलाना एक कविता है आपके सिलेबस में। अभिज्ञान शाकुंतलम वही कालिदास है जिनके बारे में वो कविता है। नाटक संस्कृत भाषा श्रृंगार है, इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति पूरी। विश्व की अनेक भाषाओं में संस्कृत के अनेक ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का महत्व बहुत अधिक है। संस्कृत के अध्ययन के कारण ही यूरोप में आधुनिक युग में तुलनात्मक भाषा विज्ञान का प्रारंभ हुआ है। मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली देख चुके हैं हम इसको। ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति ये भी देख लिया है हमने। इस भाषा का प्रभाव बर्मा, लंका, चीन, तिब्बत की भाषाओं पर भी पड़ा है। ओके, बौद्ध धर्म का त्रिपिटक, त्रिपिटक है ना, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक है ना। तो त्रिपिटक में वो ग्रंथ आते हैं, इधर लिख देती हूँ मैं। त्रिपिटक बौद्धों के ग्रंथ है ये। वैसे आगे अगर आगे होगा तो देखते हैं। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक।
त्रिपिटक ग्रंथों में ये 3 ग्रंथ आते हैं, ठीक है, ये आपको बताने चाहिए। उसके बाद है आगे चलते हैं ना, अन्य विशेषताएं क्या है इसकी, ये देखेंगे हम। ए और औ लुप्त हो गए हैं इसमें, इनके स्थान पर ए और ओ मिलने लगा है, जैसे औषध से औषध, औषध, श और पेट कटा श, इसके स्थान पर ये वाला स मिलने लगा है, जैसे ये वाला बताया यहाँ पर, औषध और औषध ये वाला नीचे आना था। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है ऊपर वाले का, नीचे वाले का एग्जाम्पल है ये। उसके बाद पाली में त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई, आ ही गया यहाँ पर, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है। ये तीनों ग्रंथ इंपॉर्टेंट हैं, पाली के हैं ये तीनों ग्रंथ, पाली भाषा के, ध्यान रखना है आपको। पाली भाषा की पहचान आपको कैसे करनी है, इसकी लैंग्वेज से, जैसे धम, धम मतलब धर्म। प्राकृत, प्राकृत को प्रकृत जना नाम भाषा प्रकृतम, अर्थात जन साधारण की भाषा कहा जाता है। पाली में जहां धार्मिक ग्रंथ मिलते थे, वही प्राकृत में साहित्य ग्रंथ मिलते हैं। वररुचि का प्रकृत प्रकाश, इंपॉर्टेंट रचना है वररुचि का प्रकृत प्रकाश, और हेमचंद्र का प्रकृत व्याकरण, व्याकरण प्रकृत व्याकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। उसके बाद प्रकृत के भेद हैं, वररुचि ने 4 भेद किए प्रकृत के, एक तो शौरसैनी और महाराष्ट्री दूसरा, तीसरा मागधी और चौथा पैशाची। ये हम देख चुके हैं, लेकिन ये वररुचि के अनुसार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना, क्योंकि अलग अलग विद्वान के अनुसार अलग अलग भी पूछा जाता है कई बार। हरदेव बहारी ने इसमें अर्धमागधी भी जोड़ दिया है, तो हरदेव बहारी ने जोड़ा है ये अर्धमागधी, है ना। मतलब 5, इन्होंने 5 माने हैं, क्योंकि इन्होंने अर्धमागधी एक और जोड़ दिया, और इन्होंने कितने माने, 4 माने, ठीक है, वररुचि ने, ये ध्यान रखना है। उसके बाद पैशाची मूल भाषा अफगानिस्तान, चीन और तुर्किस्तान, ये आपको पीछे बता चुकी मैं, पिशाची है ना, पिशाचों की भाषा, भूत भाषा। अर्धमागधी जैन साहित्य, अर्धमागधी में जैन साहित्य पर्याप्त मिलता है, अर्धमागधी में जैन साहित्य पर्याप्त मिलता है। पूर्वी हिंदी का विकास, अवधि बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी में कौन सी आएंगी, अवधि बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद है मागधी, बिहारी हिंदी अर्थात भोजपुरी, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ये 3 भाषाएं आएंगी इसमें, ये मागधी में, ठीक है। मागधी से जो विकसित हुई, बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी में कौन कौन सी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर है महाराष्ट्री, यह उत्तरी भारत की एक प्रतिष्ठित भाषा थी। अपभ्रंश, यह मध्यकालीन आर्य भाषा का तृतीय चरण है, आपको पता ही है, पाली प्राकृत अपभ्रंश, तो अपभ्रंश तृतीय, तीसरे नंबर पे आता है। अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, अपभ्रंश भ्रष्ट, है ना, तो वही बिगड़ा हुआ रूप, अपभ्रंश का मतलब बिगड़ा हुआ रूप, भाषा का बिगड़ा हुआ रूप। वाग्भट और हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा है, वाग्भट और हेमचंद्र ने इसे ग्राम भाषा कहा है। जो आपको भी यहाँ पे नोट्स दिए हैं ना, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपको छोड़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बहुत कम कंटेंट लिया हुआ है और उतना ही लिया है जितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, मतलब कुछ भी आप इसमें से छोड़ नहीं सकते, घटा नहीं सकते अपनी मर्जी से कि चलो इसको रहने देते हैं ना, रहने कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। नागर गुजरात की बोली है, उपनागर राजस्थान की बोली, ब्राचड़ सिंध की बोली। मार्कंडेय ने राजस्थानी को अपभ्रंश की बड़ी बेटी कहा है, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद अपभ्रंश उत्तर पश्चिमी भूखंड अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में प्रयोग होती है। अपभ्रंश कहाँ कहाँ होती है, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में। विशेषता उकार बहुला भाषा है, 2 वचन और 2 लिंग है, इसमें 2 ही वचन है, 2 ही लिंग है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और 2 वचन, 1 वचन और बहुवचन, ठीक है, द्विवचन नहीं है इसमें, वो संस्कृत में मिलता था। ट वर्ग प्रधान भाषा है ये ध्यान रखना है। अवहट, उसके बाद अपभ्रंश के बाद अवहट, जो हमने पीछे देखा था कि कुछ विद्वानों ने मतलब अपभ्रंश के बाद की भाषा को क्या नाम दे दिया, अवहट का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये देखते हैं 11वीं
से 14वीं शताब्दी के बीच से साहित्यिक भाषा को कुछ विद्वान अवहट कहते हैं। ये पीछे देख लिया हमने। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने किया था, ये भी हम देख चुके थे। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। पीछे वैसे इनका नाम पूरा दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ज्योतिरेश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर इनका ग्रंथ है, ठीक है। ये यहाँ पे वर्ण रत्नाकर यहाँ पे लिखा ही है। अब हट में विभक्तियों के स्थान पर परसर्ग का प्रयोग होने लगा, जिससे सरलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। बाद में भाषा सरल 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 होती गई। जटिलता से सरलता की ओर जाती है ना भाषा, तो सरल होने लगी है अभी, है ना। मतलब अभी अवहट तक पहुंचे हम, इसको देखते देखते जब हम आगे पहुंच जाएंगे हिंदी पर, तो देखेंगे आप किस किस तरह से सरल हुई है भाषा। आरंभिक हिंदी। यह प्रश्न कठिन है कि हिंदी का आरंभ कब से हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवहट से पुरानी हिंदी की शुरुआत मानते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहाँ से मानते हैं? अवहट से मानते हैं पुरानी हिंदी की शुरुआत। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश से इसकी शुरुआत मानते हैं। और अपभ्रंश से कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आधुनिक आर्य भाषा की शुरुआत 1000 ईस्वी से मानी जाती है। विशेषता क्या है? सभी शब्द स्वरांत होते हैं। आ उस के अंत में अस्वर। आ उ के अंत में क्या आएगा? अ का वो, का स्वर आएगा, यानी कि अ की टोन आएगी, ठीक है। प्रारंभिक हिंदी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है क्षतिपूरक। दीर्घीकरण, अर्थात स्वर जो है वो दीर्घ हो जाता है, दीर्घ होता है, लंबा बड़ा। जैसे पृष्ठ से क्या बना? पिठ या फिर पीठ। तो वैसे ही दीर्घीकरण की प्रक्रिया इसको बोलते हैं। आगे हिंदी की बोलियां। शासनीय अपभ्रंश, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी। अ, मतलब किस किस से कौन कौन सी विकसित हुई है, ठीक है। शासनी से हुई है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। अर्धमागधी से हुई है पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से हुई है बिहारी हिंदी, और पश्चिम हिंदी से कौरवी। और इसमें कौन कौन सी आएगी? कौरवी अकेले नहीं है, हरियाणवी है, दक्षिणी है, ब्रजभाषा है, बुंदेली है, कन्नौजी है। तो ये सारी जो है मिलकर इधर से आती है, पश्चिम हिंदी से। कौरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी। शौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी। और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है। और मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, जिसमें मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती, मालवी, ये चार आती हैं। पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली आती हैं। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये पीछे बता दिया है। नामकरण, किसने किसको, अपभ्रंश को किसने क्या नाम दिया है ना। तो ग्रियर्सन ने बिहारी और राजस्थानी नाम, अपभ्रंश को बिहारी और राजस्थानी नाम दिया। और बांकीदास ने डिंगल नाम दिया। और राहुल सांकृत्यायन ने कौरवी नाम दिया। रेमंड ने भोजपुरी नाम दिया है। तो जो जो यहाँ पर भाषाएं देख रहे हैं, तो ये नाम किस किस ने दिए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस ने क्या क्या नाम दिया है। आगे इतना ही है हमारे पास। अच्छा, अभी रुकना, दूसरे स्लाइड में देखती हूँ। मैम जी पीडीएफ नोट करूंगी। हाँ बिल्कुल नोट करो आप पीडीएफ।
PDF में दे दूंगी क्लास के बाद ना, तो देख लेना, ठीक है। अभी मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं है पढ़ाने के लिए आपको, क्योंकि मैंने इतनी ही PDF बनाई थी। तो ऐसे करते हम एक पेपर सॉल्व कर लेते हैं ना। एक पेपर तो मेरे पास होगा। ये क्या है? गलत निकाल दिया। जो इस बार पेपर आया था ये वो है, ठीक है। अभी टेलीग्राम अभी हमें बनाने के लिए मना किया है, कोई भी टेलीग्राम कुछ भी नहीं बनाना है। आपको यहीं पे सब कुछ मिल जाएगा, ऐप पर ही सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको ऐप अपडेट की जा रही है, टेंशन मत ले बिल्कुल भी। आपको आपकी हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना, ठीक है। तो टेंशन मत ले। आपको यहीं पे PDF मिलेगा, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अभी ऐप अपडेट हो रही है, मैंने आपको बता दिया है, तो चिंता मत करें, है ना। हम्म ठीक है, इसको देखते हैं। भाषा के रूप में अवधि का प्रयोग, ये ये 5 मार्च का पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ना। अभी आप बोल रहे थे पिछले दिनों में कि कब दिखाओगे हमें पेपर, तो आज वो मौका आ ही गया। कि हम इसको देख लें। तो भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलता है? इसका आंसर है खालिक बारी में। खालिक बारी किसकी रचना थी? जल्दी जल्दी अब कमेंट करना, किसकी रचना थी खालिक बारी? अवधि का प्रयोग सबसे पहले किस में मिलता है? और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है पहले ही, खालिक बारी में मिलता है। तो खालिक बारी किसकी रचना है वो मुझे बताएं जल्दी से। जल्दी जल्दी, टाइम कम है हमारे पास। अवधि का प्रयोग प्रथम प्रयोग कहां पर मिलता है? खालिक बारी में। खालिक बारी खुसरो की रचना है, ठीक है, आमिर खुसरो। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी? अब हम पढ़ रहे हैं ये राजभाषा के बारे में, मतलब भाषा जो आजकल हमारा चल रहा है। राजभाषा आयोग की सबसे पहले स्थापना कब की गई? 7 जून 1955 में की गई थी। नोट करते चलेंगे अपने पास, ठीक है। 7 जून 1955 में। जून अभी का पेपर है ये, मार्च फर्स्ट शिफ्ट, 5 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो इस तरह का पेपर आया था, अभी आप देख लें। आगे, बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ये हमने अभी देखा था, बघेली, अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, है ना। ये अर्धमागधी इसका आंसर है। और मैंने अभी आपको पीछे बताया, अभी ही बताया था, बघेली पूर्वी हिंदी में अर्धमागधी अपभ्रंश। पहले यहां देखेंगे, अर्धमागधी अपभ्रंश, और इसमें है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी इससे विकसित हुई, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा क्या है हमारे हमें? बघेली बोली के बारे में। अब देखो यहां से प्रश्न आया था आपका, ये बघेली कहां से विकसित है? अब बताओ कौन सी अपभ्रंश से विकसित है? अर्धमागधी से, है ना।
अभी अभी बताया है। अब देखो आपको थोड़ा पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आगे चलते हैं। ये अभी तक मैंने करवाया नहीं है आपको, आगे जब करवाऊंगी तो इसके बारे में बता भी दूंगी। स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो ये है झ। ठीक है, इसको आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? कौन सी काल अवधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पहले तो ये पता होना चाहिए पुस्तक किसकी है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सब पांडे में। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। पहले तो आपको ये पुस्तक का पता होना चाहिए। पहले ये पूछा भी ऐसे ही जाता था कि किसकी पुस्तक है ये ग्रंथ किसका है। लेकिन इस बार कैसे पूछा गया? इसका समय पूछा गया, कालावधि पूछी गई है। तो 693 से 1693, इस तरीके से इस बार के सवाल हैं। ये इसका आंसर है यहाँ पे पहले ही। अरे यार क्या हो रहा है, ये 5 ही क्वेश्चन है इसमें। 1 मिनट रुकना जरा, मैंने पीडीएफ ही गलत निकाल ली है शायद। यस, ये है असली। यहाँ थे हम, छठे क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। ठीक है, ये तो मैंने करवाया हुआ है। इसका आंसर बताओ। देसिल वैना सब जन मिटा, तैसन जपो अब हटा। किसकी है ये रचना? किसकी है ये पंक्ति, नॉट रचना। किसकी पंक्ति है ये बताओ। ये तो करवाया हुआ है, जो करवाया हुआ है कम से कम वो तो बताओ। विद्यापति की है ये पंक्तियां। देसिल बैना सब जन मिटा, तैसन जपो जंपो अब हटा। राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में है? अब देखो, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न। अब आपको इन रचनाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, है ना? तभी आपको पता चलेगा कि कनुप्रिया में है। कनुप्रिया में वैसे राधा का वर्णन है, इसमें वर्णन पता होना चाहिए किसमें किसका वर्णन है। ठीक है, किस किस की रचनाएं हैं ये। तो आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है, अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध का। क्वेश्चन नंबर 9, चिट्ठियां हो तो हर कोई बांचे निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है? तो फणीश्वर नाथ रेणु इसका सही आंसर है। प्रख्यात कथाकार रेणु के पत्रों का ये संग्रह है और इसका संपादन किसने किया है? भारत यायावर ने। ये इसका आंसर है। जी मैम, क्लास कौन कौन है? क्लास कौन कौन है मतलब? रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, या निम्नलिखित में से किसका मानना था? तो भट्ट लोलट। ये तो आपको पता अभी नहीं होगा। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य के सूक्ष्म अति सूक्ष्म अवयव को लेकर उसके पश्चात उसके विशालतम रूप को ध्यान में रखते हुए औचित्य के कितने भेद किए हैं? तो औचित्य के 28 भेद हैं। ये भी आपको नहीं पता होगा। मूल धातु से संबंधित वक्रता को कहा जाता है पद पूर्वार्ध वक्रता। इस तरह के ऑप्शन आपके पास आए थे वहां पर। अब पद पूर्वार्ध वक्रता क्या है, यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है। पद से कुंतक का अभिप्राय है व्याकरणाचार्य प्रतिपादन प्रतिपादित सुबंत और त्रिडंत पद। इससे स्पष्ट है कि पद के 2 भाग होते हैं, एक तो सुप और तिंग परार्ध रूप और दूसरा प्रकृति उसका पूर्वार्ध रूप। प्रकृति को क्रम से प्रतिपादित और धातु कहते हैं। प्रतिपादित सुबंत होने पर पद बनता है तथा धातु तिडंत होने पर। अतः जो प्रतिपादक या धातु के वैचित्र्य से होने वाली वक्रता है वह पद पूर्वार्ध वक्रता कहलाती है। तो ये निशा अग्रवाल की बुक है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है और बुक का नाम के साथ आपको बता दिया कि खरीदनी है ना। लिरिकल बैलेड्स ये पीवाईक्यू है, यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है कि पीवाईक्यू है। लिरिकल बैलेड, पहले तो इसका समय आपको पता होना चाहिए, 1978 में है ये रचित।
किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है इसमें? तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की रचनाओं का इसमें संग्रह है। बारे में आपने एमए में है ना, तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की रचनाओं का इसमें संकलन है। उसके बाद किसी भाषा का साहित्य में व्यवहार ना होना इस बात का प्रमाण नहीं कि उस भाषा का अस्तित्व ही नहीं था। यह कथन किस लेखक का है? तो रामचंद्र शुक्ल हम पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, है ना। इतना अच्छे से पढ़ाई है मैंने आपको, शुक्ल वाली बुक पता होना चाहिए आपको। उसके बाद है, लगता है कि मैम जी क्लास में कोई नहीं है, तो आप तो हो ना, आपको क्या लेना है दूसरों से, आप अपना पढ़ो। सभी रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में, कोई बात नहीं, है ना। एशिया के हरे भरे धर्म जैसे ही वे पश्चिमी विज्ञान की वास्तविकताओं के संपर्क में लाए जाते हैं, सूखी लकड़ियों का ढेर मात्र रह जाते हैं। ये पंक्तियां किस अंग्रेज अधिकारी की हैं? तो ये पंक्तियां हंटर की हैं। कई बार हो जाता है ना, बिजी हो जाते हैं बच्चे भी, तो रिकॉर्डिंग देख लेंगे सभी बाद में, हम तो देखनी पड़ेगी उनको, है ना, नहीं तो छूट जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान और आख्यान में विरोध और द्वंद्व संबंध पर किस चिंतक ने विचार किया है? तो लियोतार्द ने विचार किया है। उसके बाद है, उदंत मार्तंड को प्रकाश में लाने का श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? बजेंद्रनाथ बंदोपाध्याय को दिया जाता है। चौरसिया के खेल में रेजुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, नहीं जीवन की आस हो। ये किसकी पंक्तियां हैं? कबीर की। कबीर हमारे सिलेबस में है ना, और कबीर के कुछ पद हमारे सिलेबस में है, तो अब पता होना चाहिए। पहले तो जब हम पंक्तियां पढ़ते हैं ना, तो हमें पंक्तियां देख के पता चल जाना चाहिए लैंग्वेज किसकी है और किसने ये लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे नर्द का मतलब पूछा हुआ है इन्होंने कि चौरसिया के खेल में जुग मिलन की आस, नर्द अकेली रह गई रे, जीवन नहीं जीवन की आस हो। तो कबीर की ये पंक्ति है, इसमें नर्द शब्द का अर्थ पूछा गया है। नर्द शब्द का अर्थ क्या है? गोटी। अब गोटी क्या है, मतलब वो खेल में होती है ना गोटी, उसी की बात कर रहे हैं। आगे है, अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पितः पितः ओ कहकर संबोधित करता है? किससे कहता? अंधेरे में कविता पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी आपने। कविताएं पढ़ो, टेक्स्ट पढ़ना शुरू करो। अंधेरे में कविता थोड़ी लंबी है, उसको लंबी कविता ही कहते हैं अंधेरे में कविता को, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सब उसमें पात्र हैं कविताओं में। और तिलक की बात की गई है कि तिलक को संबोधित करता है। आगे, उपन्यास सॉरी अन्याय जिधर है उधर शक्ति, राम की शक्ति पूजा का यह संवाद किसने किससे कहा है? राम की शक्ति पूजा कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। और उस कविता में क्या होता है, आपने पढ़ी है, एमए में पढ़ी है, एमए में होगी, देख पढ़ी होगी आपने जरूर, है ना। राम की शक्ति पूजा में क्या होता है? रावण और राम का वो युद्ध चल रहा है, और उसमें जो शक्ति है देवी को कहा गया है ना। तो उसमें क्या हो रहा है, लगातार 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 रावण जीतता जा रहा है उस युद्ध में, और राम जो है वो हारते जा रहे हैं। तो क्या होता है उस कविता में कि हम्म उनको एडवाइस किया जाता है राम को कि आप शक्ति की पूजा क्यों नहीं कर लेते, शक्ति तो उसके फेवर में है, राम के फेवर में है शक्ति, है ना। आप शक्ति की उपासना, शक्ति की आराधना, शक्ति की पूजा क्यों नहीं कर लेते? अब वो बैठ गए हैं राम उपासना करने के लिए, और उन्होंने 108 कमल के फूल, 108 कमल के फूल चढ़ाने होते हैं देवी को, और उन्होंने सारे फूल अपने पास रखे होते हैं। अभी वो 107 चढ़ा, मतलब चढ़ा चुके होते हैं, 108वां उन्होंने चढ़ाना होता है। 107 वो चढ़ा चुके होते हैं, लास्ट चढ़ाना होता है। जब वो लास्ट चढ़ाते, अगर वो एक ही बचता है ना, अगर वो एक और चढ़ाते तो क्या हो जाता, देवी उनके फेवर में हो जाती और वो जीत उनकी हो जाती। लेकिन क्या हो जाता है, एक जो फूल है वो गायब हो जाता है ना। तो क्या हो जाता है, जो एक फूल है वो कौन ले जाता है? देवी ले जाती है उठाकर उस फूल को।
वो परीक्षा की जाती है राम की, कि देखते हैं अब राम क्या करते हैं। अब राम बहुत दुविधा में पड़े हुए हैं, क्या करें। अब तो जय तो नहीं मिलेगी, क्यों, फूल ही नहीं है, वो जो यज्ञ था पूरा नहीं हुआ, उपासना जो थी पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, है ना। अधूरी रह गई तो देवी को कैसे प्रसन्न किया जाए। अब क्या किया उन्होंने, उनको याद आया कि बचपन में मेरी माँ मुझे कमल कमल नहीं, राजीव नयन पुकारती थी। राजीव नयन, बचपन में मेरी माँ मुझे राजीव नयन बुलाती थी। राजीव नयन का, राजीव का मतलब ही कमल होता है ना। बचपन में मेरी माँ मुझे राजीव नयन बुलाती थी, अब मैं क्या करूं। मेरे आंख अगर, मेरी आंखें अगर कमल की तरह है, कमल के फूल की तरह है, तो मुझे क्या करना है, अपनी आंख को ही देवी को चढ़ा देना है। अब वो क्या करते हैं, तलवार निकालते हैं, और अब मतलब अपनी आंख को निकालने के लिए वो जैसे एक्शन में आते हैं, तो क्या होता है, देवी एकदम से आ जाती है। और उसका जो लास्ट पंक्तियां हैं, कहती हैं होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, ये कहकर शक्ति हुई राम के बदन में लीन। क्या शक्ति क्या कह रही, शक्ति ने कहा है किसको, राम को, होगी जय, होगी जय, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां ये, होगी जय, होगी जय। हे पुरुषोत्तम नवीन, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, हे पुरुषोत्तम। ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना इनको। नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, है ना। ये कहकर शक्ति हुई राम के बदन में लीन। किसकी पंक्तियां हैं ये, राम की शक्ति पूजा की पंक्तियां हैं ये। और लास्ट में देवी कहती है उसको, राम को, होगी जय, मतलब आपकी ही जय है, क्योंकि आप जीत चुके हैं, है ना। आपने क्या किया है, सेक्रीफाइस, बलिदान के लिए आप तैयार हैं, है ना। बलिदान के लिए आप तैयार हैं, आप अपनी आंख भी चढ़ाने के लिए तैयार हैं देवी के लिए, इसलिए देवी प्रसन्न हो गई है आपसे। तो अब क्या होगा, जय होगी आपकी। किसने, ये अन्याय जिधर है, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। तो अन्याय कहाँ है, अन्याय रावण, रावण था ना अन्याय, अन्याय वहां है। और शक्ति कहाँ, किसकी तरफ है, रावण की तरफ, ठीक है, रावण की तरफ है शक्ति। तो यहां पे बता रहे हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति। राम की शक्ति पूजा में यह संवाद किसने किससे कहा है। अब यहाँ पे संवाद, मैंने कहा था आपको कि संवाद पूछे जा रहे हैं इस बार, कहानियों से, नाटकों से, उपन्यासों से, कविताओं से, है ना। तो किसने किससे कहा, तो राम ने विभीषण से कहा। ये राम कह रहे हैं कि जहां पर अन्याय है, अन्यायी है रावण, तब भी शक्ति उसके फेवर में है ना। तो राम किसको कह रहे हैं, विभीषण को, ठीक है। आगे चलते हैं। नैन चोवही जस महवट निरो नागमती वियोग खंड, आपके सिलेबस में है ये नागमती वियोग खंड, ठीक है। पद्मावती का ये सबसे मार्मिक अंश है, पद्मावती का सबसे मार्मिक अंश। क्या, नागमती वियोग खंड, इसमें क्या है, नागमती के विरह का वर्णन है, ठीक है। नागमती के विरह का वर्णन है, जब राजा उसे छोड़कर चला जाता है पद्मावती के पास। नागमती का विरह वर्णन है। विरह वर्णन, ओके। तो यहाँ पे है, इस पंक्ति में महवट का सटीक अर्थ क्या है। अब महवट का अर्थ पूछा है यहाँ पर, तो महवट का अर्थ हुआ माघ की झड़ी। आगे,
झूठा सच, उपन्यास आपने एमए में पढ़ा होगा। झूठा सच किस शहर का वर्णन नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ लिया गया। कई बार हम नहीं वर्ड ध्यान ही नहीं देते, हम देखते हैं है किसका। ओहो, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, लखनऊ का है, हाँ लखनऊ पे टिक कर दो, नहीं देखा ही नहीं। तो ऐसे नहीं करना एग्जाम में, ठीक है। कानपुर का वर्णन नहीं है, बाकी सबका वर्णन है उसमें। कहाँ चला गया? कानपुर का वर्णन नहीं है, बाकी जालंधर का है, लखनऊ का है, नैनीताल का है। झूठा सच उपन्यास में किसके ऊपर है ये झूठा सच? देश विभाजन पर, देश विभाजन पर आधारित है ना इसकी विषय वस्तु, पता होगा अगर आपको। देश विभाजन पर आधारित, ठीक है। आगे, मुझे उन लोगों से जरा, मुझे मिसप्रिंट हो गया, मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें तो करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलासमय, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। यह कथन किस उपन्यास का है? तो ये कथन गोदान का है ना। अब ये इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, देखो इतने सारे जो यहाँ पे दिए हुए हैं ऑप्शन, इनके साथ कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा होगा गोदान, यशपाल का, हाँ वो भी मैं लिख ही देती हूँ, यशपाल का है झूठा सच। यशपाल, तो क्या बता रहे हैं ये? मुझे उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है जो बातें करते हैं कम्युनिस्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही विलास में, उतना ही स्वार्थ से भरा हुआ। ये कथन किस उपन्यास का है? गोदान उपन्यास का है। उपन्यास पढ़ा होगा तभी आप इसको कर पाएंगे। आगे है प्रश्न नंबर 24। उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, पता है आपको किसका है ये उपन्यास? आपके सिलेबस में है बाणभट्ट की आत्मकथा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, शायद 1946 में है इसका समय। हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रस्तावना वक्तव्य, बाणभट्ट की आत्मकथा के अनुसार मिस कैथराइन, मतलब प्रस्तावना वक्तव्य में दिया हुआ, ये भी बताया हुआ है इसमें कि प्रस्तावना वक्तव्य में यह बात की गई है कि अनुसार मिस कैथराइन किस राष्ट्र की निवासी थी? किस राष्ट्र की निवासी थी? अब देखो कितना डीप यहाँ पे सवाल पूछा है ना। स्वीडन, इटली, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की थी वो निवासी। ठीक, आगे चलते हैं। किस उपन्यास में पारंपरिक गीतों के साथ ही बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो जिंदगी नामा, ये अगर आपने जिंदगी नामा उपन्यास पढ़ा होगा तभी आपको पता होगा कि बाबा फरीद, शाह लतीफ और बुल्ले शाह इंपॉर्टेंट पात्र है उसमें ज्यादा। तो किस उपन्यास बुल्ले शाह की कविताओं का बहुतायत से प्रयोग किया गया है? तो पता तभी आपको चलेगा अगर आपने जिंदगी नामा उपन्यास पढ़ा होगा। जिंदगी नामा उपन्यास किसका है? आपके सिलेबस में है ये भी, कृष्णा सोबती। ठीक है, देखो सिलेबस के बाहर से कुछ नहीं आया, सब अंदर से है, पढ़ना तो पड़ेगा। लाल पान की बेगम कहानी है, आपको पता है आपके सिलेबस में है लाल पान की बेगम। बिरजू की माँ चंपिया किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? जंगी की पतोहू को, ठीक है। लाल पान की बेगम कहानी आपके सिलेबस में। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी, ये अब मैंने पढ़ा भी लिया है आपको, ये वाली कहानी तो मैंने आपको पढ़ा भी दी है। चंद्रदेव से मेरी बातें किसकी है ये? बंग महिला की कहानी है ये। बंग महिला, बंग महिला का दूसरा नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1904 में। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका। ये हम आपको पहले बता चुकी हूँ सब कुछ, पुरानी क्लासेस अगर आपने देखी हो तो। आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया, कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा है?
लाह बीबी ने शाहनी से कहा है, तो सिक्का बदल गया कहानी पढ़ी होगी। देखो कृष्णा सोबती की तो दो कहानी, दो, एक उपन्यास पूछ लिया गया, एक सिक्का बदल गया कहानी पूछ ली है ना। कृष्णा सोबती की है ये भी, तो ये भी आपके सिलेबस में है। अगर तो एक ही राइटर से देखो आपको दो क्वेश्चन आ गए अभी तक, है ना। तो इसका मतलब कि आपको जो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको पढ़ना ही है। कृष्णा सोबती बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी कहानियां, उपन्यास, एवरीथिंग पूरा पढ़ना है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया। नाटक तो पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा पवित्रता का माप है या मलिनता है या फिर सुख है या दुख है, पाप पुण्य है, ये सब तब पता चलेगा, है ना। किस पात्र के द्वारा ये देखो यहाँ संवाद पूछा गया है। संवाद, संवाद किसके द्वारा कहा गया, देवसेना के द्वारा। नहीं देखी है, क्या नहीं देखी है। हम्म, क्या नहीं देखी क्लास, चंद्रदेव से मेरी बातें देख लेना पिछले क्लासेस, आपका फायदा है ना। मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से बर्बर और पत्थर से कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा। नहीं जाना जा सकता, अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, तो ये यहाँ पे भी संवाद पूछा गया है। इसका मतलब कि चंद्रगुप्त नाटक तो बहुत ही ज्यादा, दो क्वेश्चन आ गए चंद्रगुप्त नाटक से, दोनों संवाद से हैं, है ना। पिछला भी चंद्रगुप्त से था, पिछला स्कंदगुप्त से था, तो ये स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त वैसे ही इंपॉर्टेंट है, दोनों से संवाद पूछे हैं। सिंहरण का ये सिंहरण इसका आंसर होगा। तो बहुत ही डीपली आपको मतलब नाटक वगैरह टेक्स्ट जो है वो पढ़ने की जरूरत है। अब है क्वेश्चन नंबर 31 कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतने मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजो दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है, तो ये श्रीपद के द्वारा कहा गया है। अंजो दीदी नाटक अपने सिलेबस का है, ठीक है। 32, प्रश्न नंबर 32, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। बकरी नाटक का ये क्वेश्चन, बकरी नाटक आपके सिलेबस में है। जो इंपॉर्टेंट है ना उनको तो आप रट लो। भगवान के पास खाली हाथ जाने का यही मतलब है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद, यहाँ देखो संवाद पूछा है, नाटकों से संवाद। बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया, सत्यवीर के द्वारा, राइट। हम दोनों एक नाव के यात्री थे, यह कथन किसने किसके बारे में कहा है। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। शिवरानी देवी, हम दोनों एक नाव के यात्री थे, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में कहा है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद इन्होंने लिखी है इनकी जीवनी, शिवरानी देवी ने। मैं अब परिधियां लांघ सकती हूँ, सीमाएं तोड़ सकती थी, दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता रहता है, इसलिए सीमाओं मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है, आप खुदरी कहानी, आप खुदरी सिद्धि लड़की की कहानी है ये। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा। हरिवंश राय बच्चन, सॉरी चम्मा है ये, चम्मा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा आपके सिलेबस में उसी से है ये, ठीक है। 4 भाग इनके आत्मकथा के, उसी से ये क्वेश्चन है। तो 35 ही क्वेश्चन है यहाँ मेरे पास, और टाइम भी हो गया है, तो हम चलते हैं। आपको बता दिया कि पेपर कैसा आता है, तो ध्यान दें, टेक्स्ट पढ़ने की बहुत जरूरत है। अभी तक देखा आपने कितना डीप सवाल थे, और सिलेबस से थे, और संवादों से, नाटकों में से संवाद थे, और
बाकी भी बहुत कुछ। ठीक है, तो मिलते हैं अब मंडे को। कल तो छुट्टी है, तो मंडे को मिलते हैं, मंडे की क्लास में। भाषा को पढ़ेंगे, थोड़ा सा रहता है आगे, उसके बाद आगे चलेंगे। हम जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कवर करेंगे, है ना, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, परसों की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम, मोस्ट वेलकम। क्लास कैसी लगी फीडबैक जरूर दिया करें, और नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ मिलते हैं मंडे को। तब तक के लिए बाय बाय।